जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। और वो मुस्कुराहट कमेंट सेक्शन में दिखनी चाहिए कि हाँ भैया बहुत ऊर्जा के साथ में तैयारी कर रहे हैं और हतोत्साह होने की कभी ज़रूरत नहीं है साथी, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी की गई मेहनत से दिखाई देगी कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना परिश्रम आज आपने किया, कितनी स्ट्रेटजीज़ को आपने फॉलो किया और कितने नियमित रूप से अध्ययन आपने किया। और अंतिम फल जो मुस्कुराहट का है, सिलेक्शन का है, वो मिलेगा और ज़रूर मिलेगा साथ ही, अगर एक शिद्दत से मेहनत की है। उसी सीरीज में हम पहुंच चुके हैं आपका 8वीं क्लास पर। उम्मीद करूंगा पिछली 7 कक्षाएं तुम्हारी तैयार होंगी। मैं कोई प्रश्न आपसे पूछूं पिछली 7 कक्षाओं का तो आप कहेंगे भैया हम प्रतिबद्ध हैं उसका उत्तर देने के लिए और हम दे देंगे। हम पर भरोसा रखिए। वही भरोसा साथी तुम्हारे ऊपर है कि आप उतना ही बेहतर जिस प्रकार उत्तर दे सकते हैं उतना ही बेहतर परफॉर्म करके आप एग्जाम में भी आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा को साथी, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। अर्थात आप जानते हैं बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर जिसने 1526 से 1530 तक साथी आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना करके नींव डाली। मैंने आपको बताया कि उसके बाद में दोस्त याद रख लेना है उसके 4 युद्ध, पानीपत, फिर उसका खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी और फिर साथी उसका घाघरा का युद्ध। तो बाबर के 4 पुत्र थे। एक तो हुमायूं ही हो गया साथी, ठीक है, एक कामरान हो गया, एक अस्करी हो गया, एक हिंदाल हो गया। उस्मान उसका बेटा नहीं था, उस्मान कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। हुमायूं से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो मैंने कल आपको बता ही दिए 2 युद्ध के। आज हुमायूं से ज़रूरी बातें करते हैं दोस्त। हुमायूं के अभियानों की अगर बात करें, मैं आपसे पूछूं हुमायूं ने कितने वर्षों तक शासन किया था, क्या बता सकते हैं? सारे अच्छे छात्रों से मेरा प्रश्न है। तो आप कहेंगे भैया पहले तो उसने क्या बताया मैंने आपको, 10 वर्षों तक शासन, और फिर उसने 1555 सरहिंद का युद्ध लड़ा और 1 वर्ष का शासन उसका फिर है, यानी 11 वर्ष कुछ का शासन उसका है। हुमायूं का 1531 का साथी अभियान मत भूलना, 1531 का कालिंजर का अभियान। और बताइए यूपी के किस जिले में कालिंजर साथी किला पड़ता है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपका कालिंजर का किला? 1532 का उसका साथी आप देवरिया अभियान मत भूलना कि उसने जो देवरिया को जीता। तो कमजोर शासक नहीं था हुमायूं अपने शुरुआती दौर में, उसको तो कमजोर किसने किया था आपका? 1539 और 40 दोनों याद है ना? 1540 नाम बोलिए कौन कौन से वॉर हुए थे 1539-40 में? तो क्या बोलेंगे भैया? कालिंजर का किला बांधा, ठीक उत्तर दिया साथियों ने। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था भैया? चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह सूरी इसको जीत गया था और फिर भागने को मजबूर कर दिया। कौन से युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी हम कहते हैं। हुमायूं का प्रश्न आता है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, जो एक यूनेस्को साइट भी है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा आप कहेंगे भैया ये नई दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इस पे अकबर ने भी काम करवाया लेकिन हमीदा बानो ने इसको मुख्य रूप से बनवाया है। और इसी को बोलते हैं कि ये एशिया का पहला उद्यान मकबरा है, यानी ऐसा मकबरा जिसमें एक गार्डन भी हो। एशिया का पहला, एशिया का पहला या भारत का पहला, बोले भारत का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? उद्यान मकबरा। लेकिन मैंने आपको इसी कक्षा में बताया है भारत का पहला मकबरा कौन सा है और किसने बनवाया था। आपने अभी प्रॉमिस किया था भैया आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे हम बता देंगे। तो भारत का पहला सिर्फ मकबरा मैं आपसे पूछूं तब क्या उत्तर होगा? आप कहेंगे भैया वो आपका नसरुद्दीन महमूद की याद में बना था, दिल्ली में ही बना, उसको कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। बहुत सारे दोस्तों के उत्तर मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। हुमायूं का मकबरा। अच्छा, हुमायूं की साथी जो चचेरी बहन है उसका क्या नाम है? 4 भाइयों के अलावा एक चचेरी बहन भी थी जो इतिहास में प्रसिद्ध है। क्या नाम है उसका? क्या बोलेंगे? हमीदा बानो बेगम। हमीदा, हमीदा बानो बेगम है। और हमीदा बानो बेगम को कौन सी बुक के लिए जाना जाता है? हमीदा बानो बेगम ने ही बुक लिखी है साथी आपका हुमायूं नामा। क्या बोलेंगे? हुमायूं नामा लिखी है, ये बात आपको याद रख लेनी है। अगर मैं बात करूं हुमायूं की जो मौत हुई वो 1556 में हुई। किस लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का नाम बताइए। हुमायूं की जिस पुस्तकालय में गिरकर मौत हो गई थी उस लाइब्रेरी का नाम क्या था? तो आप बोलेंगे इसका शेर मंडल नाम था।
दरअसल में ये दीन पनाह नगर बसाया था एक हुमायूं ने 1533 में। 1533 में जब दीन पनाह उसने बनाया पुस्तकों आदि, क्योंकि उसकी ज्योतिष आदि में बहुत रुचि थी, तो ज्योतिष आदि की बहुत पुस्तकें वो पढ़ता था। तो क्या बोलेंगे, ये भी पूछ लेता है कि मुगल वंश के किस शासक को ज्योतिष में बहुत विश्वास था। जो ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था, तो आप कहेंगे वो भैया कौन था, आपका हुमायूं ही था। हुमायूं की मौत के बाद में गद्दी पर कौन आया, अकबर। अकबर का शासनकाल लिख दो सारे, कब से कब तक है। तो हुमायूं जब 1556 में मौत हो जाती है, तो फिर 49 वर्षों के लिए, कल मैंने आपको बताया 1556 से लेकर 1605 तक साथी कौन रहा, तो भैया अकबर रहा। कौन रहा, अकबर रहा। अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई, 1556 से 1605 के बीच में कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तीर्थ यात्रा कर जो लगता था यात्रियों पर, वो इसने हटा दिया। जी भैया, तीर्थ यात्रा कर 1563 में हटा था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, महाराणा प्रताप जी से हुआ था। ठीक है। इबादत खाने की स्थापना हुई साथी कब, क्या बोलेंगे, आपका वर्शिप के लिए, पूजा के लिए 1575 में। और दीन इलाही एक धर्म उसने बनाया जिसको सिर्फ 15 व्यक्तियों ने स्वीकार किया था, और एकमात्र हिंदू शासक कौन थे, बीरबल थे, दीन इलाही को एक्सेप्ट करने वाले। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आप बोलेंगे तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया गया था। ठीक है। अकबर ने साथी दास प्रथा को कब खत्म कर दिया था, जो आपका स्लेवरी सिस्टम चलता था उसको 1562 में खत्म कर दिया था। अकबर ने साथी जजिया कर को कब हटा दिया था, जजिया कर को किस वर्ष हटा दिया था, तो 1564 में हटा दिया था। इसी को बोलते दातीज, यानी ती से तीर्थ यात्रा कर 1563, जैसे जजिया 1564। मजहर की घोषणा कब हुई थी, मजहर की घोषणा, कि भाई किसी भी विषय पर अगर कोई विवाद बनता है तो अकबर की घोषणा सबसे ऊपर मानी जाएगी, किसी भी ग्रंथ से ऊपर मानी जाएगी। 1579 में आपका अकबर ने साथी जो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की स्थापना की, फतेहपुर सीकरी को कब बसाया था उसने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी उसने, तो इसी वर्ष राजधानी भी सीकरी लेके गया था 1571 में। ठीक है। और अकबर ने प्रसिद्ध भारत का साथी, या बोलूं उत्तर प्रदेश का जो बुलंद दरवाजा है उसको कब बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कब कराया था। बुलंद दरवाजा जानते हो ना कहाँ पर है, भैया जी फतेहपुर सीकरी में है। क्या बोलेंगे, फतेहपुर सीकरी में। और इसकी हाइट कितनी है बुलंद दरवाजे की, जिसको सबसे ऊंचा दरवाजा भी कहा जाता है बुलंद दरवाजा, क्या बोलेंगे, 1572 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं अकबर से संबंधित। ठीक है, ये आपको पता ही होने चाहिए। तो मुझे बताएंगे कितने फीट है, कितने दोस्त बताएंगे साथी। मजहर की घोषणा आपका 1579 है। ओके। ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया, उस किसके शासनकाल में, क्या बोलेंगे, किसके शासनकाल में भारत आया था, बोलेंगे भैया अकबर के शासनकाल में आया था, या फिर औरंगजेब के शासनकाल में आया था, या जहांगीर के में, या शाहजहां के। सर नहीं लिख सकते, ठीक है, कोई ऐसी सम्मान की बात नहीं, अपने लालच की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए थे देश में। तो क्या बोलेंगे भैया, अकबर के शासनकाल में, औरंगजेब के, जहांगीर के, या फिर शाहजहां के। तो जहांगीर के शासनकाल में आया। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले कौन आया था, बता सकते हैं क्या, सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन था और किस वर्ष आया। तो जहांगीर के टाइम पे सबसे पहले आता है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस जिसको कहा गया। अब हॉकिंस आता है भारत में, तो दोस्त बड़ा चालाक अंग्रेज उर्दू सीख के आया, क्योंकि मुसलमान उस समय फारसी भाषा थी मुगलों की, तो फारसी सीख के आता है, उर्दू में बात करता है, इसीलिए इसको ये क्या कहता, अंग्रेज। और खान साहब तो बोल देता इंग्लिश खान है, इंग्लिश खान है। और 400 जात का मनसब बनाया, यानी 400 + 400 घोड़ों की जिम्मेदारी। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी, एक के साथ एक अतिरिक्त घोड़ा, आप कहेंगे भैया अकबर ने शुरू की थी। तो हॉकिंस को 400 जात का मनसब किसने बनाया था, हॉकिंस। मुझे बताओ, हॉकिंस दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हॉकिंस आपका यूपी जीके का प्रश्न बने और पूछे कि उत्तर प्रदेश में साथी आगरा में वो कब आया था, या पूछे भारत में वो सूरत में कब आया था, गुजरात में। तो सूरत में वो आया था आपका 1608 में, लेकिन आगरा जो दरबार लगता था उसमें वो 1609 में आया था। ठीक है, दोनों बड़े महत्वपूर्ण है। हॉकिंस के बाद में साथी आपका 1611 में मिडल्टन आया, मिडल्टन आया था 1611 में। ठीक है, और फिर आपका थॉमस रो आया, क्या बोलेंगे, थॉमस रो आया 1615 में। ये सब व्यापार के लिए आए थे लोग। ठीक है, 1615 में। ये तो कामयाब ही नहीं हुआ था, पुर्तगालियों की वजह से इसकी दाल नहीं गल पाई थी, बहुत दिन तक रहा, फिर निष्फल हो गया। थॉमस रो इसमें कामयाब हुआ था 1615। थॉमस रो के अतिरिक्त जो व्यक्ति आए दोस्त, आपका एक पैलसर्ट आया, याद रखेंगे। जहांगीर के दरबार में कौन डच यात्री आया था, ये तो अंग्रेज हैं क्योंकि ऊपर वाले तो। पैलसर्ट एक डच था, और डेला वेले इटली से आया था, इटालियन था।
क्या बोलेंगे? डेला वेले कहाँ से आया था? डेला वेले इटली से आया था। कहाँ से? डेला वेले इटली से। और पेलसट कहाँ से आया था? वो डच यानी कि हॉलैंड से आया था। हॉलैंड पुराना नाम है नीदरलैंड का, आज उसको हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, नीदरलैंड के नाम से। अकबर के टाइम पर कौन आया? 1583 में रॉल्फ फिच आया। क्या बोलेंगे? रॉल्फ फिच किसके समय पर आने वाला? और प्रथम अंग्रेज कौन है भारत आने वाला? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यही है, रॉल्फ फिच। प्रथम आपसे पूछे साथी, ये मिशनरी था, ईसाई धर्म का प्रचार करने दरअसल में उन दिनों ये भारत में आया बड़ी चालाकी से। औरंगजेब के समय की बात करते हैं तो इसके समय का बर्नियर हो गया, प्रसिद्ध चिकित्सक भी है। क्या बोलेंगे? बर्नियर है, जिसने मुगलों के समय के साथी जो अकबर आपका पड़ गया था, एक बोलते हैं ना अकबर किस में पड़ गया था? हरमदल में। हरमदल मतलब स्त्रियों के प्रकोप में। और मुगलों के समय पे हजारों स्त्रियां बंधक बन के रहती थीं, उनको बोलते थे हरम में हजारों सुंदर स्त्रियों को कैद करके रखते थे। तो उसके बारे में बर्नियर ने बहुत खूब लिखा है। मतलब बर्नियर एक ऐसा डॉक्टर था कि हरम में जो महिलाएं कैद रहती थीं उनकी चिकित्सा की जिम्मेदारी भी अकबर के टाइम से बर्नियर पर ही थी। और भी कई चिकित्सा में लोग इन्होंने कई चिकित्सक रखे। तो क्या करते थे वो लोग? ये बताता है उन सब की स्थितियों के बारे में कि किस तरह से कितनी सुंदर महिलाओं को वहां पर इन लोगों ने रखा हुआ था। शाहजहां के टाइम पर दोस्त, शाहजहां के टाइम पर कौन आया आपका? पीटर मुंडी आया इंग्लैंड से। पीटर मुंडी आया कहाँ से आपका? इंग्लैंड नहीं, सॉरी, इटली से आया था। पीटर मुंडी कहाँ से आया? इटली से आया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को ही अन्य नाम क्या है? खुर्रम को, ये भी मिलता है नाम। खुर्रम के नाम से किसको जाना जाता है? और खुर्रम का शासनकाल कितना बताया कल मैंने आपको? शाहजहां का शासनकाल बताएं दोस्त। तो आप कहेंगे भैया अकबर के बाद में तो जहांगीर आया, और जहांगीर आया तो आपका दोस्त जहांगीर आया था 1605 से 27। और जहांगीर के समय इसके बेटे कौन था? बेटा था इसका खुसरो खां। इसके बेटे खुसरो खां ने कहा अपने जो बाप है जहांगीर, इसको रास्ते से हटा देता हूँ, और इसकी हत्या की साजिश कर ली, विद्रोह कर दिया। तो खुसरो खां की मदद किसने की थी? कौन से सिख गुरु थे? सिख जो खुसरो खां की मदद की वो सिखों के पांचवें गुरु थे, अर्जुन देव। इसीलिए जहांगीर ने क्या करा दी थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी। क्या बोलेंगे? पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करा दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर के बाद जो गद्दी पे आता है वो शाहजहां आता है। अब आप जानते हैं कोहिनूर का एक भारत का प्राचीन इतिहास है कि वो गोलकुंडा की खानों से निकला था। गोलकुंडा की खानों से वो आपका वहाँ काकतीय वंश के साथी यादव वंश के शासकों के पास रहा। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण इधर करता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना उसको लेके जाती है, तो वो दिल्ली में पहुंचता है, फिर वो दिल्ली रहता है। दिल्ली सल्तनत से होते होते ही वो मुगलों तक आता है, ठीक है। कहाँ तक आता है वो साथी? मुगलों तक आता है। लेकिन मुगलों के समय पर एक ईरानी आक्रमणकर्ता नादिर शाह ने सन 1739 में भारत पर आक्रमण किया। तो वो क्या कर गया? कोहिनूर को लेके अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, आज मतलब जो वो वाला अफगानिस्तान नहीं जो भारत का हिस्सा है, ठीक है, उससे परे की सीमाओं पर ले गया। लेकिन वहां पर साथी वहां के एक राजा का साथ दिया रणजीत सिंह जी ने। तो रणजीत सिंह जी की बात के ऊपर क्या मिला उनको? फिर कोहिनूर वापस मिला आपका। जो रणजीत सिंह जानते हो ना, पंजाब के शासक थे, वहां से किसके पास गया? ब्रिटेन की महारानी के पास गया, और आज भी ब्रिटेन की महारानी के पास ही है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भैया फटाफट से। भैया हल्दी घाटी का युद्ध देख लो। हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हो गया साथी? हल्दी घाटी का युद्ध क्या हमने गलत लिख दिया? सॉरी, हल्दी घाटी का युद्ध हमने यहाँ पे 1574 साथ में 76 बोला होगा, 1576 में हुआ है दोस्त। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है, जिसमें याद रख लेना हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वो मानसिंह थे। तो बोलते हैं कि इधर तो मुस्लिम शासक आपका, और आपका सेनापति हिंदू, लेकिन इधर जो आपका साथी आपका क्या बोलेंगे महाराणा जी थे, जिनके बचपन का नाम कीका है। कीका किसका नाम है? महाराणा प्रताप जी का। इनकी सेना का नेतृत्व एक मुस्लिम व्यक्ति अर्थात हकीम खां कर रहे थे। कौन? हकीम खां। 1576 होगा साथी, 1576 होगा। इसको ठीक कर लेंगे, थम्सअप करें। क्या बोलेंगे? इसको ठीक करेंगे एक बार भैया, ठीक करेंगे एक बार, सारे दोस्त बोलेंगे। बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? भैया एक हमीदा बानो को और देख लीजिए, हमीदा बानो में भी कोई गलती कर दी क्या हमने? ओ हो, हमीदा बानो बेगम। यहाँ पर आप ये समझेंगे इसको, जो बुक है इनकी चचेरी बहन की जो बात मैं यहाँ पर कर रहा था, हुमायूंनामा पुस्तक इनकी बहन ही है, जिसको साथी हम क्या बोलेंगे गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हमको लिखना था, बेगम बेगम इतनी सारी बेगम, कंफ्यूजन। तो भैया ध्यान से इसको ठीक करें एक बार। हाँ ये भी बात है, हुमायूंनामा बुक किसकी है? ये गुलबदन बेगम की है।
हमने उसको हमीदा बानो के नीचे ही लिख दिया। गुलबदन बेगम, ठीक है, ये इनकी चचेरी बहन है। जो हुमायूं का मकबरा है यहाँ पर साथी, इसमें मिसमैच हमने किया। हुमायूं का जो मकबरा है ये बनवाया था किसने? हमीदा बानो ने। हमीदा बानो ने, ये वाइफ है, दोनों में अंतर है। हमने तीर खींच के दोनों को एक ही कर दिया, दोनों को एक ही कर दिया, पत्नी बहन को। इधर देखेंगे, इसको करेक्ट कर लिया, थम्स है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इस बात में? जी भैया, हमीदा बानो बेगम बहुत चर्चित पर्सन है, एक बच्चा भी कर सकता है। देखा, आपको पता और मुझे नहीं पता है। तो क्या बोलेंगे भैया? जहां शाहजहां को किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। और शाहजहां के काल को साथी हम क्या कहते हैं? शाहजहां के काल को साथी हम क्या कहते हैं? शाहजहां के काल को साथी हम बोलते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का मतलब, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय साथी बहुत सारी प्रसिद्ध इमारतों का यानी स्थापत्य कला का विकास हुआ। लेकिन ऐसे ही जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? जिसकी चित्रकला में रुचि थी और बड़ा डायलॉग बाज था ये। जहांगीर कहता था, किसी चित्र का अगर तुम मुझे एक कोना मात्र भी दिखा दोगे तो मैं ये बता दूंगा ये किस चित्रकार ने बनाई है। देख रहे हो भाई साहब की कला। तो जहांगीर के टाइम को हम बोलते हैं चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल इसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल इसको हम कहते हैं। अच्छा, शाहजहां ने कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया साथी? आप जानते ही हैं, दिल्ली का लाल किला जो 1648 में बन के निर्माण कंप्लीट हुआ था। एक साथी आपका ताजमहल। ताजमहल तो सारे दोस्त जानते हैं। किसकी याद में बनाया था ताजमहल को, जरा बताएंगे? ताजमहल को साथी किसकी याद में बनाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया? ये भी। और मयूर सिंहासन जब इसने बनाया तो इसका जो डिजाइनर है वो बादल खान है। क्या बोलेंगे? कौन है? बादल खान ने इसको निर्मित किया था, बादल खान ने। और ताजमहल साथी उस्ताद ईसा का के नेतृत्व में हुआ था। वो तो उसके कौन थे? डायरेक्टर समझिए, निर्देश दे रहे थे। लेकिन मुख्य डिजाइनर कौन है? तो अहमद लाहौरी है। कौन है ये? इसका डिजाइनर ताजमहल का कौन है? अहमद लाहौरी उसका डिजाइनर है। अहमद लाहौरी उसका डिजाइनर है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। शाहजहां किसको चाहता था गद्दी पर बिठाना? इसके पुत्र का नाम है साथी आपका, क्या बोलेंगे? दारा शिकोह। सबसे बड़ा बेटा भी था, विद्वान भी था, और इसी को कहते हैं जिसने 52 उपनिषदों को पढ़ा। क्या बोलेंगे? 52 उपनिषदों को पढ़ के उनका साथी फारसी में किए, तो ज्ञान फारस भी पहुंचना चाहिए। 52 उपनिषदों का साथी जिसने क्या किया था? अनुवाद किया था। और उस पुस्तक का क्या नाम इसने रखा था? सीर ए अकबर। बहुत बार पूछा जाता है सीर ए अकबर पुस्तक किसकी है? सीर ए अकबर पुस्तक साथी किसकी है? तो आप बोलेंगे वो दारा सिकोह की है भैया। किसकी है? दारा सिकोह की है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी दिक्कत इस बात में? आगे आएंगे। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे कौन से थे? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब को साथी अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बात बताऊं तो शाहजहां ने अपने पुत्रों को बांटा, 4 अलग अलग हिस्से उनको दिए। मुराद को कुछ दिया, साथी आपका दारा सिकोह को अपने पास रखा था एकदम। और दक्षिण में कमांड दी थी किसको? औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने जो जीता था अहमदनगर और साथी बीजापुर को, बीदर और बीजापुर को, या बीजापुर और गोलकुंडा को। बीजापुर और गोलकुंडा को। बीजापुर को कब जीता ये भी पूछा जाता है, और गोलकुंडा को कब जीता ये भी पूछा जाता है। तो इसने जीता आपका साथी, और औरंगजेब ही है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक, जैसे फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक इसका हुआ था, 1658 में और 1659 में। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पर पूछा जाता है, औरंगजेब तो गद्दी पर बिठाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। शाहजहां शाहजहां गद्दी पर किसको बिठाना चाहता था बताएं जरा? भैया दारा सिकोह को। तो दारा सिकोह वर्सेज आपका औरंगजेब 3 युद्ध हुए हैं जिनको उत्तराधिकार के युद्ध कहते हैं। दारा सिकोह और आपका क्या औरंगजेब के बीच में साथी 3 युद्ध हुए। औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध हुए। जैसे साथी पहले आपको औरंगजेब के एक युद्ध के बारे में पता होना चाहिए कि औरंगजेब ने बहादुरगढ़ का युद्ध कब लड़ा? 1658 में लड़ा। बहादुरगढ़ का वॉर कब लड़ा था? 1658 में। 3 युद्धों में साथी पहला आता है धर्मट का युद्ध। धर्मट वॉर कब हुआ? 1658 में, औरंगजेब जीता। इसके बाद में साथी सामूगढ़ का युद्ध हुआ आगरा के पास में। इसको भी कौन जीता? आपका 1658 में औरंगजेब जीता। और फाइनल था देवराई का युद्ध। ठीक है, देवराई का वॉर हुआ था 1659 में, और फाइनली गद्दी पर कौन आ गया था? औरंगजेब आ गया था। दारा सिकोह की गर्दन उसने कटवाई और अपने पिता के लिए गिफ्ट में भेजी थी कि ये लो तुम्हारा प्रिय पुत्र थाली में रख के तुम्हारे पास भेज देते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से ये घटना हुई, आगे आएंगे। मिर्जा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? सारे दोस्त बताएंगे कौन सा उपस्थित था। सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। हाँ सर जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 में सूरत की जगह भारत लिख दिया है। जी भाई साहब, भारत ही लिखना है। देखो मैंने बताया दो उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। जहांगीर भारत कब आया? तो 1608। और याद रख लेना, जो 1608 में आया तो सूरत में आया था, और इसीलिए भारत मैंने लिखा। आपसे पूछे कि वो दरबार में किस समय आया आपका, तो दरबार में साथी वो आया है 1609 में, इसीलिए भारत लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे आते हैं। नेक्स्ट, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय निम्न में से कौन सा यात्री उपस्थित था? तो कौन सा था साथी? वो आपका डिलेट था, बर्नियर था, पीटर मुंडी था, या फिर मनुची था। मनुची ये इटली का ही साथी निवासी है। और याद रख लेना, दारा सिकोह की समय के दारा सिकोह की समय पर, दारा सिकोह मतलब जो कुछ समय के लिए जिसको बागडोर मिली शाहजहां के कहने से, तो उसकी सेना में ये तोपची था, उसकी सेना में ये तोपची था। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। 1602 में बना है आपका बुलंद दरवाजा। नहीं दोस्त, 1572, 1572। और दरअसल में उसकी तो मीनारे जब 1572 में उसको पूर्णतः कर दिया गया, तो 1575 में उसको खोल दिया गया था राज दरबार के लिए। वो 1575 में पहुंचे थे फाइनली उसके अंदर रहने के लिए। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी से, बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते से, आर्थिक आधार पर आरक्षण से, या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से? तो किससे संबंधित है, एक बार बोलेंगे। 100वां संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों का उत्तर आएगा बी 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 बी, बांग्लादेश। इसी को साथी हम क्या कहते हैं? इसी को हम बोलते 3 बीघा कॉरिडोर का जो समझौता हुआ, 3 बीघा कॉरिडोर। और कौन राष्ट्रपति थे इस समय पर, बता सकते हैं? 100वें संविधान 2015 का है, प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ये किया गया था। जीएसटी का मैंने आपको बताया है कौन सा है, 122वां विधेयक था, लेकिन संविधान संशोधन 101वां था। कौन सा था? 101वां था। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए कौन सा किया गया है? ईडब्ल्यूएस के लिए ये 103वां है, 103वां संविधान संशोधन है। तो फिर मुझे बताइए, 102वां जो संविधान संशोधन है उसका संबंध किससे है? 102वां, 102वां क्या बोलेंगे भैया, किससे संबंध रखता है? वो रखता है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, ओबीसी से। ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे एससी एसटी का जो आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है दोस्त, बोलेंगे एक बार? एसईबीसी से है। एसईबीसी मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, एसईबीसी बोलते हैं उनको, एसईबीसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका एकदम से भैया ठीक हो जाएगा। संविधान में जो संशोधन होता है उसकी पहल कहाँ की जाती है? संविधान संशोधन की पहल बोलेंगे अभी फटाफट से, फटाफट से बोलेंगे। ऊपर दिखाएं बच्चा, यार लाल मुंह वाले बच्चे मत आओ प्लीज, कोई भी ऊपर दिखाओ, ऊपर क्या है? बहुत बढ़िया जी। सर जी ये चैनल वाला बहुत डिस्टर्ब कर रहा। कौन है भाई चैनल वाला? बच्चों को परेशान कर रहा। सुपर चैट है, सुपरमैन बनाओ इसका, फिर किसी तरह से नहीं बन सकता। मैं तुम्हें बताऊं सुपर चैट में क्या होता है। सुपर चैट का जो मैसेज है उसे हम अपनी तरफ से नहीं हटा सकते, वो दूसरी तरफ से। ये चोर लोग होते हैं ना, हैकर। और तुम्हें एक कमाल बात और बताऊं, चैट में ये जितने पैसे भेजते हैं ना, या यूट्यूब इनको वापस भेज देता है इस चैट को, इस पैसे को वापस चला जाता है, स्पैम का पैसा, इनका पैसा भी नहीं लिया जाता। और ये सबको परेशान बनाते हैं, स्कैम है ना। कुछ नहीं कर सकते भाई इनका, इग्नोर करो यार। तुम्हें दुनिया कैसे इग्नोर करनी है ये पता होना चाहिए। ये तो छोटा सा एक चैट का मैसेज है, आपके पक्ष की जो चीज नहीं है उसको इग्नोर कर दो। आपके पक्ष की मतलब ऐसा नहीं कि तुम चोर हो तो पुलिस को इग्नोर कर दो, मतलब आप अच्छे होने चाहिए, आप पुलिस की ड्यूटी में होने चाहिए, और फिर इग्नोर कर देना कि ये इग्नोरेंस की चीज है, इसको इग्नोर कर दो, ऐसे ही इसको इग्नोर कर दो। आगे आओ। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या फिर केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी भी एक सदन में? भैया संसद के किसी भी एक सदन में 2/3 विधेयक, 2/3 बहुमत से होना चाहिए। और मुझे बताओ संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है?
संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन आप बोलेंगे भैया आर्टिकल 368 में है। लेकिन पूछ ले संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है और किस देश से हमने लिया है, मैं आपको बता चुका। आर्टिकल 368 के पार्ट 2 में इसका प्रोसेस बताया गया है कि किस तरह से संविधान संशोधन होगा। ठीक है, निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है? सबसे पहले तो यही बताइए, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भैया वही करता है राज्यपाल को नियुक्त जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो मुझे बताइए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? पहले तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है बाय प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा होती है, राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो राज्यपाल क्या मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं? जी भैया। क्या राज्य लोक सेवा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो पीसीएस वाले लोग होते हैं इनको? जी हाँ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को करेंगे क्या? नहीं भैया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को तो कौन करता है आपका? वो राष्ट्रपति करते हैं। मुझे बताइए दोस्त, आपका राज्यपाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? राज्यपाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2 प्रश्न है, दोनों को गौर देना है यहाँ पर। अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूँ, राज्यपाल के लिए देखो शर्तें वही हैं जो केंद्र में शर्तें किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। केंद्र में जो शर्तें जैसे 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए आदि शर्तें किसके लिए हैं? राज्य में राज्यपाल के लिए। मुझे बताओ राज्यपाल किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? आर्टिकल 153 में बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, हाँ या ना? गजब तरीके से उत्तर आए। 2 या 2 प्लस स्टेट्स के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है या नहीं? स्टेट्स के लिए एक राज्यपाल हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कहेंगे जी भैया ये प्रावधान किया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 से, और ये बिल्कुल हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाएंगे या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे, या फिर राज्यपाल कहाँ? स्टेट में। और स्टेट में कौन है आपका? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है। अगर ये नहीं है तो जो भी सीनियर जज होंगे, जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो भी न्यायमूर्ति होंगे वरिष्ठतम, वो फिर इनको शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, शपथ दिलवाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आपको ये भी पता होना चाहिए, केंद्र में यही शक्ति किसको प्राप्त है आपका? तो आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति को प्राप्त। उनको किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो किस अनुच्छेद की बात करेंगे हम साथी? यहाँ पर अनुच्छेद 161 की बात करेंगे। अनुच्छेद थोड़ा ठीक नहीं लिखा हुआ है, माफ करेंगे। क्या बोलेंगे भैया? अनुच्छेद। अनुच्छेद 161। और राष्ट्रपति को किस में है? राष्ट्रपति को यही पावर है केंद्र में। दोनों की शक्तियों में अंतर पता है? थम्स अप करें। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, 2 तरह के अंतर है। कौन से बोल दें जरा, छोटे से शब्दों में बोलें। ये आर्टिकल 72 में क्षमादान दे सकते हैं, ये आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान। देखो राष्ट्रपति जो है, मृत्युदंड किसी को मिल गया है, ठीक है, फांसी की सजा हो गई है, उसको भी माफ कर सकते हैं। और किसी का कोर्ट मार्शल हो गया है सेना में, यानी सेना में भी एक नियम अधिनियम चलता है, सेना आपका सेना साथी जो सैन्य न्यायालय होता है, सैन्य न्यायालय अधिनियम वो 1950 में आया था। उसके तहत भी जैसे आपकी फोर्सेज होती हैं उनमें कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल भी किसी का हो चुका है, उस पर भी ये जजमेंट दे सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। बाकी सेम है, सजा कम करना, परिहार करना, जो कठोर कारावास है उसको आसान कारावास में बदलना, उस पर साथ ही विलंब कर देना, सजा को लंबे समय के लिए टाल देना, बाकी सब शक्तियां समान है दोनों के पास में। ठीक है, कई साथियों ने लिखा था मृत्युदंड कौमा कोर्ट मार्शल, 2 शब्द याद रखने होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी भैया। मैं नायक सीरीज में 30वें सेट पर पहुंच गया हूँ। मैंने बोला ना वहाँ 30वें पर नहीं पहुंचना है। जो साथी पहले कर चुके हैं उसको 25 तक वो काफ़ी है नायक सीरीज, उससे आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो कई राज्यों में क्या है साथी, दो साथी आपका हाउस होते हैं। जैसे केंद्र में होता है, एक तो आपका लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, एक उच्च सदन होता है राज्यसभा, और निम्न सदन होता है लोकसभा, वो साथी। इसी तरह स्टेट में भी 2 होते हैं, एक तो होते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको क्या बोलते हैं? विधान परिषद के सदस्य। यानी एक आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, एक विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है, और एक क्या होती है? विधानसभा, जो कि सभी राज्यों में है। विधानसभा क्या है? सभी राज्यों में। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं एमएलए, एमएलए। ठीक है, एमएलए का पावर। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किस में नहीं है? यूपी में है। बताना यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं?
लोकसभा की 80 सीटें मैं आपको बता चुका, राज्यसभा की 31 सीटें बता चुका, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं साथी? 100 सीटें हैं। क्या बोलेंगे भैया जी? 100 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में नहीं है, 1969 में निरस्त कर दी गई, पहले थी 1969 में खत्म कर दी गई। बिहार में क्या है जी भैया? बिहार में है। कर्नाटक में भी 75 सीट हैं, आपका 75 सीट हैं। और साथ ही एक आपका आंध्रा आता है, आंध्र प्रदेश में क्या है आपका? 58 सीटें हैं। महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र में कितनी है? 78 सीटें हैं। और तेलंगाना में है दोस्त आपका, तेलंगाना में है आपका 40 सीटें। क्या बोलेंगे? यहाँ पर 40 सीट हैं। तो दो दो पड़ोसी है। यूपी का पड़ोसी भैया कौन? बिहार है। यूपी का भैया कौन? बिहार। तो यूपी और बिहार। आंध्र प्रदेश का भैया कौन है? तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश का भैया कौन है? तेलंगाना है, वहाँ पर हैं साथी। और महाराष्ट्र का पड़ोसी कौन है भैया? कौन है उसका? कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में, इन दोनों में क्या है? इन 3 जोड़ों को याद रखना है। इन तीनों में क्या है? आपकी विधान परिषद है। ठीक है, विधान परिषद है। यूपी में क्या होता है? 99 + 1 100 होती हैं, टोटल 100 होती हैं। सभी साथी उत्तर देंगे। कुछ अन्य बातें कर रहे हैं, कुछ साथी अन्य बातें कर रहे हैं। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? शीत किसको बोले भैया? ठंडी, ठंडी ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा नहीं है। कनारी है, हमबोल्ट, आईसीओ या अगुलहास। उत्तर देंगे भाई। मतलब ठंडी नहीं है तो मतलब कैसी होगी फिर? गर्म जलधारा होगी। तो गर्म जलधाराओं को हम एक ही ट्रिक से याद करते थे कि भैया कभी भी पूछा जाए ठंडी और गर्म के लिए यही है। अगुलहास कैसी है? ये ठंडी नहीं है। आईओसीओ, हमवोल्ट और कनारी, तो क्या बोलेंगे? आईसीओ ये कैसी है? ठंडी है। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलते थे? बोलना जरा। ग्रीन बगुले ने, ग्रीन बगुले ने, बगुले ने लेबर की आंख में, लेबर की, लेबर की आंख और कान में, आंख और कान में, बोलना जरा, ठंडा केला क्यों फेंका? ठंडा केला, ठंडा केला क्यों फेंका? क्यों फेंका? इसको याद रखते तो ठंडी जलधाराएं कैसी हैं? ठंडी जलधाराएं हैं। देखें जरा कैसे जी। ग्रीन मतलब ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीन मतलब ग्रीनलैंड की, कैसी हो गई? ठंडी हो गई। बगलू मतलब बेंगुएला की धारा। क्या बोलेंगे? बेंगुएला की धारा। लेबर मतलब लेब्राडोर की धारा। कौन सी? लेब्राडोर की धारा। ऑक मतलब ऑकलैंड की धारा। क्या बोलेंगे? ऑकलैंड की धारा। फॉक फेंका मतलब फॉकलैंड की धारा। किसकी? फॉकलैंड की धारा। क्यों मतलब क्यूराइल की धारा। कौन सी? क्यूराइल की धारा। केली मतलब, केला का मतलब क्या है? कैलिफोर्निया की धारा। कौन सी? कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया की धारा। कान से मतलब होता है कनारी की जलधारा। क्या बोलेंगे? कनारी की धारा। ठीक है। और लेबर की आंख में ठंडा केला, इसको बोलते थे ठंडा केला। और बोल्ट क्यों फेंका? और ठंडा केला और बोल्ट, इसको भूल गए हम। बोल्ट से मतलब होता है हम बोल्ट, और बोल्ट क्यों फेंका, ऐसे ही याद करते थे बस। ठीक है। क्या बोलेंगे? आंख, आंख को ही हम क्या बोलते थे यहाँ से साथी? ऑकलैंड। और ऑकलैंड को ही साथी हम क्या बोलते? आईसीओ। आई मतलब आंख। क्या बोलते हैं? आई मतलब होता है आपका आंख, आईसीओ। तो ये याद रख लेनी है। क्या बोलेंगे? ये आंख बन जाएंगी आपका। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आगे। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं जरा बताएंगे? भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं? पाक जल संधि से। आप सारे दोस्त जानते होंगे दोस्त, अगर हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, तो ये किससे अलग होते हैं? क्या कहेंगे जी? ये अलग होते हैं। इधर भैया क्या है आपका? श्रीलंका। तो यहाँ पर जो है आपका दोस्त कौन सी संधि है? पाक जल संधि है। क्या बोलेंगे? पाक जल संधि है भैया, इसी से ये अलग होते हैं। और पाक स्ट्रेट भी इसको हम बोलते हैं, जैसे नाम है ना, तो किसके नाम पर है ये पाक स्ट्रेट? रॉबर्ट पार्क के नाम पर है। एक अंग्रेज है, रॉबर्ट पार्क के नाम पर है। कई बार पाक देखते पाक, ये मत बोल देना पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो ऐसे ही पूछे जाते हैं। 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? 9 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल किसको विभाजित करता है? 8 डिग्री किस किस का है? मिनिकॉय और मालदीव। क्या बोलेंगे? मिनिकॉय और साथी आपका मालदीव को बताता है। अरे कमर कस के बैठ जाओ सारे, उत्तर ठीक भी दे पा रहे हो या नहीं? ऊर्जा, ऊर्जा से भर के क्लास करनी है, एकदम से सटे बैठ के, ऐसे कंधे झुका के तो नहीं बैठा कोई। लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री किस किस के बीच है? अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में। और 11 डिग्री किस किस के बीच में? अमीनी द्वीप। क्या बोलेंगे? अमीनी द्वीप और साथी आपका कन्नौर के बीच में।
अमीनी द्वीप और कन्नानौर के बीच में है, ठीक है। भारत के निचले हिस्से की तरफ से ये विभाजन है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहरों में से कौन सी अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्या बोलेंगे, क्या स्वेज नहर है, या पनामा है, या कील नहर है, या फिर वेलेंड नहर है? तो आप कहेंगे भैया पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक और साथ ही प्रशांत को। स्वेज नहर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाल सागर और भूमध्य सागर को, किसको, लाल और भूमध्य को कौन सी जोड़ती है? वो स्वेज नहर जोड़ती है। कील नहर किसको जोड़ती है? उत्तरी और बाल्टिक को, उत्तरी और बाल्टिक को। यूपी पुलिस पहले हमेशा पूछती थी, बस इस बार नहीं पूछा। उत्तरी और बाल्टिक सागर को दोस्त, ठीक है। जैसे डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? डोवर जल संधि भी पता होना चाहिए। एक जिब्राल्टर जल संधि परीक्षा में पढ़ के जाना। इंग्लिश चैनल को क्या बोलेंगे? सॉरी, इंग्लिश को हम गलत लिख रहे हैं। इंग्लिश चैनल को भैया, इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है? उत्तरी सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर से जोड़ती है। ऐसे ही साथी आपका जिब्राल्टर संधि किसको जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि जो है वो जोड़ती है भूमध्य और अटलांटिक महासागर को, भूमध्य और साथी आपका अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को। ये 4-5 जल संधि हैं नहरों के जोड़, और ये 4-5 जल संधि जो आपको पता होनी चाहिए। भैया पापू मनुज आपने पहले बताया, साथ ही उसके लिए दोनों बनते, दृष्टांत भी बनता, विरोधाभास भी, कई कई लेखकों के अनुसार। तो दृष्टांत और विरोधाभास चुन लेते हैं, दोनों विकल्प में हो तो फिर एग्जामिनर ऐसा करता नहीं, कई बार देता भी है, तो हम उसको विरोधाभास चुने, ज़्यादा सटीकता से विरोधाभास होगा। बात ठीक है, संतुष्ट? निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? बोलेंगे भी फटाफट से, एक हिंदी वाला आ ही जाता है जीएस में, कल के लिए रख लिया करो ना उसे। मैंने कितनी बार बताया, खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी है, खुद भी थोड़ी रिसर्च करनी है। अब बताता हूँ मैं तुम्हें, यहाँ होता है हमारे पास 2 मिनट है ना आप सबके पास? हाँ भैया हैं ही 2 मिनट। दरअसल में मैं क्या कहता था कि भाई आपको रिसर्च करनी होंगी। अब मैं बता रहा था ना आपको, हिंदी की क्लास से मुझे ध्यान आया कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है तुम्हें कुछ मैसेज देने का, कुछ सिखाने का। तो मैं अपने गुरुजी का जिक्र कर रहा था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम बच्चों को मतलब ये ही पढ़ाते रहते हो कि कितने क्या होता है, क्या क्या गया क्या है, ये सब तो मतलब कक्षाओं में था ही। क्या तुम अपने बच्चों को ऐसा भी कुछ करते हो कि वो कामयाब नहीं होंगे तब भी उनका थॉट प्रोसेस डेवलप हो? तो इस बारे में मतलब उनसे बहुत सारी चर्चाएं हुई कि तुम्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी। और दरअसल में गुरुजी का मतलब ऐसे नहीं कि कोई बाबा बाबा आप समझ रहे हो, ऐसे नहीं है। मतलब वो इस देश में मतलब बड़े अच्छे इंजीनियर हैं। तो क्या बोलेंगे, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम झीलें और गहरी झीलें हैं? बाकी साथी उत्तर दें, या चलो इस चर्चा को हम कक्षा के बाद में करते हैं, ठीक है? कक्षा के बाद में, जिसको वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो वो उसको ऑफ करके और अपने काम पे चले जाएंगे, और बाकी जो जिनको सुनने की इच्छा वो रुके रहेंगे, ठीक है? मेरी इतनी बात मानना बस। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। क्या बोलेंगे? रूस की बैकाल झील है। इसी को साथ ही हम पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम पर्ल ऑफ साइबेरिया बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया, क्योंकि कुछ दोस्तों को इसमें डिस्टरबेंस हो सकता है बीच में, ठीक है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। फिर कुछ होशियार आ जाते हैं, वो पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जी पढ़ाओ, आगे बढ़ो, नेक्स्ट करो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम की घटनाओं का संबंध किससे है? अधिकांश मौसम की घटनाएं, अगर दोस्त मैं बात करता हूं आपका किसके, अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर से शुरू करके, सबसे निचला मंडल कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा होता है? साथ ही समताप मंडल होता है। क्या होता है? समताप मंडल होता है आपका, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। फिर होता है हमारा यहाँ पर, इसके ऊपर क्या होता है? ओजोन मंडल होता है, ओजोन परत जिसमें पाई जाती है, ओजोन मंडल होता है। फिर क्या होता है हमारा? आयन मंडल होता है। और फिर बाह्य मंडल होता है, जिसको बहिर्मंडल भी हम बोलते हैं। क्या होता है? बाह्य मंडल होता है। ये जानते हैं सारे दोस्त? जी भैया। क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? सारी मौसमी घटनाएं, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। समताप मंडल में क्या होता है? स्ट्रेटो सब ताप समान हो जाता है और ये घटनाएं नहीं होती। इसीलिए वायुयान किस में उड़ते हैं? वायुयान उड़ाने की आदर्श दिशा किस मंडल में पाई जाती है? क्योंकि वहां पर आसमान बादलों के ऊपर चला जाता है ना वायुयान, बादलों के ऊपर, ठीक है? फिर उसमें क्या होता है आपका, मतलब तुम्हारी जिंदगी फिर तुम्हारे हाथ में नहीं होती।
अधिकांश मौसम की घटनाएं कहाँ पर हैं? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? क्या बोलेंगे? आयन मंडल। भाई मैं जहाज में एक बार बैठा हूँ, तुम्हें सही बताऊँ मैं, और ये कहते थे, बहुत बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं वो ठीक है, जल्दी पहुंचा देता है। मतलब गड़बड़ कोई नहीं हुई, डर जैसी कोई बात नहीं थी कि डर लगा या कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। पर उसमें टर्बुलेंस होते हैं। टर्बुलेंस का मतलब उड़ते टाइम ऐसा लगता है कि पेट में कुछ हो रहा है, और पेट में कुछ हो रहा है, वो ऐसी मतलब फीलिंग होती है कि ये एकदम भी सेफ नहीं है। अब तुम धरती छोड़ चुके हो, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथों में नहीं है, कुछ भी घटना घट सकती है। तो मैंने निर्णय लिया कि कभी जीवन में कभी मतलब मजबूरी में बैठना पड़ा तो बात अलग है, नहीं तो नहीं बैठेंगे। ठीक है। क्षोभ मंडल, तो मौसमी घटनाएं कहाँ पर हैं? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? कहीं बाहर कोई बिजनेस मीटिंग करनी पड़ेगी तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप 2 घंटे में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? तो सबसे कम मात्रा में हाइड्रोजन मिलती है, क्या हीलियम, ओजोन? ओजोन क्या मिलती है साथ ही? सबसे कम मिलती है। ओजोन की प्रतिशतता भी पूछ ली जाती है। ओजोन की प्रतिशतता अगर मैं बात करूं दशमलव में, 0.05 बार 0, कितनी बार 0? 5 बार 0, इतने प्रतिशत मिलती है कुल ओजोन। क्या बोलेंगे? ओजोन। लेकिन मैं आपसे पूछूं वायुमंडल में भैया सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे? गैसों के प्रतिशत में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, ये आप बताओ। तीसरे नंबर पर कौन सी गैस आती है? मैं इसको अक्सर देखता था, इसको 9वीं 10वीं के बच्चे भी गलत करते थे जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे, क्योंकि जो किताबों में उसका फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, तो तीसरे नंबर पर कुछ और ही आती है। तीसरे नंबर की बताएं सारे दोस्त, क्या बोलेंगे आप? तो गैसों का जो प्रतिशत है दोस्त वो मिलता है आपका किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितनी है? 78% है। ऑक्सीजन की बात करें, O2 आपका कितना? 20% के आसपास मिलती है। और अगर हम बात करते हैं तीसरी गैस कौन सी लिखी बच्चों ने? तीसरी लिखी कार्बन डाइऑक्साइड। यही मैं कहने वाला था कि तीसरी नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर किताबों में मिलती थी, लेकिन वो गलत है। क्या बोलेंगे? 0.93 जो होती है वो आर्गन होती है, और चौथी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने उसकी प्रतिशतता ध्यान से देखी तब हमको भी समझ में आया, और एसएससी ने पूछा था, ये 2020 में पूछा था सीजीएल परीक्षा में, कि तीसरे नंबर पर पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो आर्गन है। क्या बोलेंगे? 0.9 है। आज के बाद गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्या बोलेंगे? अच्छा मैं बोलूं मानव शरीर में, मानव शरीर में तत्वों का प्रतिशत क्या होता है मानव शरीर में? तो आप बोलेंगे मानव शरीर में भैया होता है आपका, क्या बोलेंगे? OCHN। ये घटता क्रम याद रखो, सबसे पहले ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका पृथ्वी में तत्वों का घटता क्रम, पृथ्वी में होता है आपका ऑक्सीजन, फिर ठीक है, फिर होता है आपका सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, और फिर फेरस होता है, लोहा होता है। ओसल होता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, और फिर लोहा, एल से आपका फेरस होता है, यानी लोहा होता है ओसल। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? बोलेंगे जी। प्रकाश का रंग आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, या फिर आपका साथी वेग से निर्धारित होता है। जो साथी आपका लाइट का कलर है वो किससे निर्धारित होगा? तो आप बोलेंगे वो हमेशा भैया तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की कल मैंने आपको बताई थी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो आप बोलेंगे वो भैया बैंगनी की होती है। तरंगदैर्घ्य से एक बात और याद रखिए, तरंगदैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी, तरंगदैर्घ्य जिसकी ज़्यादा होगी साथी, उसका जो साथी स्कैटरिंग है, वो प्रकीर्णन जो है वो कम होगा। प्रकीर्णन कम क्या होगा? प्रकीर्णन कम होगा उसका, और उसकी आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? आवृत्ति भी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो मैं बोलूं अगर तरंगदैर्घ्य जिसकी ज़्यादा हो जाए, वेवलेंथ जिसकी साथी कलर की ज़्यादा हो जाए, और वेवलेंथ कम हो जाए, तो उसी की स्कैटरिंग क्या हो जाएगी? प्रकीर्णन क्या हो जाएगा? उसका ज़्यादा हो जाएगा। और आवृत्ति कल मैंने आपको बताया, आवृत्ति भी उसी की क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेशन भी पता होना चाहिए स्कैटरिंग का, और आपको साथी किसका? वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का, तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? झूठ कौन बताता है? पायरोमीटर, आपका सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ, और फोनोग्राफ। तो क्या बोलेंगे? पायरोमीटर जो साथी बताता है वो बताता है आपका हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान। पहले विकल्प को महत्वपूर्ण चुनना, बहुत ये बड़ा पूछा जाता है। सिस्मोग्राफ आपके साथी किसका है? भूकंप का बताता है, भूकंप का। जैसे भूकंप का अध्ययन किस में करते हैं? सीस्मोलॉजी में करते हैं। तो सीस्मो माने क्या होता है? भूकंप ही होता है।
अच्छा, भूकंप में कितनी तरह की तरंगें होती हैं जरा बताना। भूकंप में कितने तरह की तरंगें होती हैं भैया? 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। तो सबसे खतरनाक कौन सी होती हैं? लव वेव्स होती हैं भैया, प्यार की तरंगें सबसे खतरनाक होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, ये इनका खतरनाक होने का बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे खतरनाक क्योंकि ये ऐसे ट्रेवल करती है, भूमि जमीन जो इमारतें उन तक को भी उखाड़ देती हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीग्राफ क्या है? ये झूठ का पता लगाने का है, झूठ का पता लगाने के लिए। भूकंप से एक बात और याद रखिए, मुझे बताओ, भूकंप का जो स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं? भूकंप का जो स्केल होता है, स्केल को बोलते हैं रिक्टर स्केल। क्या बोलते हैं? रिक्टर, जो रिक्टर ने ही बनाया था, 0 से 9 तक तीव्रता उसने दिखाई। फोनोग्राफ का इस्तेमाल भैया क्यों होता है? ये ध्वनि के अभिलेखन में होता है, ध्वनि का अभिलेखन होता है, ठीक है। उसकी गति किस प्रकार है ध्वनि अभिलेखन में? मुझे बताओ, क्रेस्कोग्राफ, 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 क्रेस्कोग्राफ किसने बनाया था? क्रेस्कोग्राफ क्या बोलेंगे? पौधों की वृद्धि, पौधों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि बताता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये वही है जो मैंने तुमसे हिंदी क्लास में पूछा, नॉलेज और विजडम में क्या अंतर है। बिना मतलब किसी धर्म जाति में फंस के तो उत्तर नहीं दोगे, तो उसके बिना पूछना हूं, बाकी आपका अपना माइंड सेट है। अगर पौधों में वृद्धि होती है कि नहीं होती है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ। तो जब तक जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज नहीं की, क्रेस्कोग्राफ ने, तब तक पौधों को निर्जीव माना जाता था। जी भैया, तब तक निर्जीव माना जाता था। जब क्रेस्कोग्राफ की खोज हो गई, पता चला पौधों में वृद्धि होती है, पौधे भी क्या माने गए? सजीव माने गए। क्या माने गए? पौधे भी सजीव माने गए। हाँ या ना? आप अपने चिंतन करना, मेरी चीजों को मत मानना कभी भी, हमेशा की सत्य ही है। चिंतन करना अपना। आप कहेंगे जी भैया पौधे सजीव है, तो जो सजीव है वही तो जीव है, हाँ या ना? हम और तुम जीव क्यों हैं? क्योंकि साथी हम वृद्धि करते हैं, हम प्रजनन क्रियाएं करते हैं, हमारे अंदर एक विकास है, एक श्वसन प्रक्रिया हमारे अंदर चल रही है, तभी तो हम जीव हैं। और जीव हत्या को ही क्या माना जाता है? जीव हत्या के लिए सब लोग मना करते हैं ना, कि जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आप जो पेड़ पौधे लोग काटते हैं, तो ये भी हत्या है या नहीं है? ये भी एक हत्या है या नहीं है? जीव की हत्या बोले भी फटाफट से, जो लोग मना करते हैं उनके लिए हाँ या ना? अब इस पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको बुद्धिमान छात्र समझ गए होंगे, और उस पर अपना विश्लेषण करना। कार्डियोग्राफ होता है वो हृदय गति को मापता है, किसको? हृदय गति को मापता है। काइमोग्राफ क्या मापता है बताएंगे? काइमोग्राफ क्या मापता है? काइमोग्राफ क्या मापता है? वो बोलेंगे भैया ये रक्तदाब का, रक्तदाब को, जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को या तो हम काइमोग्राफ से देखेंगे, काइमोग्राफ से देखेंगे, या एक यंत्र होता है रक्तदाब मापने का यंत्र। कौन सा होता है? रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? बोले, रक्तदाब मापने का यंत्र होता है। तो मिनिमम आपका ब्लड प्रेशर कितने पर होता है? कितने से नीचे जाने पर कहते हैं लो बीपी, कितने से ज़्यादा जाने पर कहते हैं हाई बीपी। तो वो दरअसल में आज, पहले नहीं होती थी, डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये घटता जा रहा है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार ये घटता जा रहा है, पहले इसकी सीमाएं ज़्यादा थी। तो क्या बोलेंगे? 80 से कम आपका लो बीपी और 120 से ज़्यादा हाई बीपी। और जो रक्तदाब हम नापेंगे वो स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर से मापते हैं, ठीक है साथी। नेक्स्ट, अगले पर आएंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में होता है पाचन, छोटी आंत में, या फिर आमाशय में होता है? तो क्या बोलेंगे? ये छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है, छोटी आंत में होता है। जैसे मुख, मुख से साथी क्या बोलेंगे? आमाशय, आमाशय, देन आपका छोटी आंत। और ज़्यादा कहाँ पर होता है? वो छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। आमाशय में तो बहुत सारी चीज़ें, आमाशय से क्या निकलता है पाचन के लिए? यहाँ से जठर रस निकलता है, जो भोजन को क्या कर देता है? अल्कलाइन बना देता है, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बना देता है, ठीक है। आगे आएंगे। बोमन कैप्सूल पाया जाता है, बोमन कैप्सूल मस्तिष्क में, फेफड़े में, वृक्क में और आपका यकृत में। तो बोमन कैप्सूल पाया जाता है किडनी में, किडनी में पाया जाता है। वृक्क किसको बोलते हैं? किडनी को, किडनी को। और कुडनी क्या करती है? हमारा कुडनी मतलब किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। क्या करती है? रक्त शोधन का काम करती है, रक्त शोधन। तो इसमें कौन सी यूनिट्स होती हैं जो इस कार्य को करते हैं? जिनको हम बोलते हैं आपका किडनी की यूनिट, या किडनी की इकाई, या वृक्क की इकाई कहा जाता है। कौन है जो इस कार्य में आपका? तो आप बोलेंगे भैया वो नेफ्रॉन्स होती हैं। क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती हैं। और इसीलिए किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी।
नेफ्रोलॉजी में क्या होता है आपका, किडनी का अध्ययन होता है। क्या होता है, किडनी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है भैया, नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, किडनी से ही साथी क्या आपका निकलते हैं, यूरिया और अमोनिया निकलते हैं। क्या, अमोनिया ही निकलती है, मतलब वो बाद में यूरिया का रूप लेती है। अमेरिका वाले तो टॉयलेट को भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको भी बेकार नहीं जाने जाते, हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ तो टॉयलेट को बचाने के लिए दीवारों पर कुछ लिखना पड़ता है, उसमें कुछ डंकी को लिख के, गधा लिख के कुछ लाइन लिखनी पड़ती है, तब हमारे यहाँ के लोग फिर भी वहीं पर करते हैं टॉयलेट, मानते नहीं है वो। ठीक है, लेकिन अमेरिका वाले क्या करते हैं, वो पब्लिक प्लेस पे उसको इकट्ठा करते हैं टॉयलेट को, फिर उससे वो यूरिया बनाते हैं, NH2CO NH2, क्योंकि उसमें आती क्या है, नाइट्रोजन, वो एक उर्वरक है, फर्टिलाइजर बना देते हैं उस चीज़ से। तो क्या बोलेंगे भैया वृक होता है आपका, तो यही किडनी है हमारा। और किडनी का कार्य क्या क्या है, रक्त शोधन तो हो ही गया। आपसे पूछे आपकी बॉडी में अम्ल क्षार का संतुलन कौन बनाता है, अम्ल क्षार संतुलन कौन बनाता है, तो अम्ल क्षार संतुलन बनाता है, आप कहेंगे वो बनाता है साथी आपका किडनी। आपसे पूछे रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, रक्तचाप को साथी नियंत्रित कौन करता है, तो वो भी काम किडनी ही करती है। किडनी अगर खराब हो जाए, किडनी अगर खराब हो जाए तो कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है, किडनी अगर खराब हो जाए तो अपोहन का इस्तेमाल किया जाता है, नमक के घोल से होकर ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, अपोहन, यानी कि आपका उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डायलिसिस भी कहते हैं, डायलिसिस भी कहते हैं, डायलिसिस भी कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस। हिंदी में कंफर्टेबल है ना सारे साथी, अगर मैं हिंदी बोलता हूँ ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत आती हो, क्योंकि मैं सारे सेंटेंस को पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता था, बाइलिंगुअल, अगर एसएससी के बच्चे पढ़ रहे हो। लेकिन मैं शुरुआत के 2-3 सेट में बोल रहा था, तो मुझे लगा कि यार इसमें तो हमारा और टाइम जाता है। फिर मैंने सोचा यार तुम यूपी पुलिस के बच्चे हो तो हिंदी तो तुम्हारा पार्ट है ही, और अगर तुमको हिंदी में दिक्कत आती होगी तो फिर उस हिंदी वाले सेक्शन में क्या करोगे। ऐसा तो नहीं है यहाँ कोई डबल बाइलिंगुअल वाला, डबल लैंग्वेज वाला, तो वो होने नहीं चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ यूपी पुलिस के पेपर में तो, है ना, क्योंकि हिंदी ही एक पार्ट है उसमें, ऑप्शन तो है नहीं कि भी आप अंग्रेजी चुन सकते हैं, तो फिर तो मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबल उसमें होंगे। तो कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कल बताया आपको, स्टेपीज, मेलियस ये मध्य कान की होती है, इनकस ये 3 ही हड्डी होती हैं। एक कान में कितनी हड्डी होती हैं, 3, और दोनों कान में आपका 6 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं, 6 हड्डी होती हैं। ठीक है, 6 हड्डी होती हैं दोनों कान में, ये पता होना चाहिए। रक्त समूहों की खोज किसने की थी, जो ब्लड ग्रुप्स है, जैसे हम बोलते हैं जो सर्वदाता ग्रुप है वो कौन सा है, बताइए जरा मुझे। पहले सारे दोस्त मेरे प्रश्न का उत्तर दिया करो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जब मैं कह रहा हूँ उस उत्तर को तो उसको दें। तो सर्वदाता कौन है, ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं जी सर्वदाता। सर्वग्राही कौन है, जो एक्सेप्ट कर सकता है सबका ब्लड, वो कौन सा, वो आपका ग्रुप होता है ए बी। क्या होता है भैया, वो ए बी होता है। तो रक्त समूहों की खोज किसने की, ये तो मैंने आपको बता दिया, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की, ब्लड बॉडी में बहता कैसे कैसे है, कैसे वो हार्ट की तरफ जाता है, कैसे हार्ट उसको वापस पंप करता है, रक्त परिसंचरण, ये विलियम हार्वे ने दिया। रॉबर्ट कोच ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने, तो रक्त समूह जो बताए वो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताए। लेकिन रक्त में होता है एक साथी RH फैक्टर, मुझे बताओ RH फैक्टर की खोज किसने की थी, RH फैक्टर को खोजा किसने, खोजा था RH फैक्टर को खोजा था आपका लैंडस्टीनर और वीनर ने। किसने, लैंडस्टीनर। तो कई बार लैंडस्टीनर के साथ में किसी और नाम को देके और वीनर को देके पूछता है आपका, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है, देखो नोट बनाने का जो काम भारत में है वो सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, वो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, उसको बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो नोट तो सारे के सारे किसके पास हैं, RBI के पास में, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़कर। क्या बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, आपका सारे नोट इसी के पास हैं। लेकिन 1 रुपए का नोट कौन साइन करता है, 1 रुपए का नोट मतलब जारी भी कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय जारी करता है। और जो उसके साइन होते हैं इस पर, जैसे RBI के नोट पर तो साथ ही किसके साइन होते हैं, साइंड बाय गवर्नर होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, साइंड बाय गवर्नर होता है, यानी कि आपका साइंड बाय गवर्नर का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है वो हस्ताक्षरित करेगा। लेकिन यहाँ जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। मेरा प्रश्न ये है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है,
अब बचे मुद्रा में 1 रुपया, बाकी सब नोट। अब सिक्के भी तो बचे, तो सिक्के कौन जारी करेगा? तो सिक्के जारी करने का जो अधिकार है वो इंडियन गवर्नमेंट है, और इंडियन गवर्नमेंट इनको आपका किसमें, मिंट में, यानी कि टकसाल में, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, टकसाल उसी को कहते हैं। भारत में कितनी टकसाल हैं भाई साहब? 4 टकसाल हैं, और उनके साइन भी हैं अपने। मुंबई की टकसाल है, कोलकाता की टकसाल है, ठीक है, कोलकाता की। आप किसी सिक्के पर देखेंगे जो वर्ष लिखा रहता है उसके नीचे साइन भी रहते हैं उस टकसाल के, मतलब पॉइंट गोल बिंदु बना रहता है, जैसे कोलकाता का हो गया वो। एक आपकी साइन कहाँ पर है? मुंबई, हाँ हैदराबाद में है, एक आपका हैदराबाद में है। मुंबई पर बना रहता है आपका वो डायमंड, ठीक है। और जैसे नोएडा की आपका टाइल है, इसके नीचे जो आपका टकसाल है ये कोई भी साइन नहीं देती अपने वर्ष के नीचे। वर्ष रहता है ना, जैसे 2019 का सिक्का है तो उसके नीचे ऐसा बना मिलेगा, डॉट मिलेगा, किसी के नीचे डायमंड मिलेगा, ठीक है। नोएडा की टकसाल के नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये पहचान है। कितनी मिनट है? 4 मिनट है। जनवरी 2024 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देश के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2000 रुपए के नोट बदले गए? जो 2000 रुपए के नोट थे किस डेट को बंद हुए, मैंने आपको बताया था 2000 रुपए के नोट बंद हो गए थे। किस डेट को बंद हुए ये आपको बताना है। तो वो 2000 के रुपए के नोट कहाँ बदले गए? तो क्या बोलेंगे? आरबीआई, ये मुद्रीकरण का अच्छा प्रश्न हुआ, मुद्रीकरण का आरबीआई के ऑफिस से बदले या फिर डाकघर से बदल सकते थे। तो ए और सी होगा, ए और सी होगा। तो क्या बोलेंगे? सॉरी, ए और सी होगा तो फिर हमको चुनना पड़ेगा बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी हमको चुनना होगा, यही सबसे सही उत्तर होगा, ठीक है, यही सबसे ठीक उत्तर होगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुवाद, जिसको सीआरआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कि प्रत्येक बैंक को एक साथी अनुपात में अपने पास कैश भी रखना होगा, इसको कौन साथी बताता है? किसके द्वारा तय किया जाता है कि किस बैंक को कितना रखना है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको तय किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। कौन तय करेगा? आरबीआई तय करेगा भैया। एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय पर प्राप्त लेन देन को बैचों में आपका संसाधित किया जाता है, विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को। जैसे एनईएफटी अभी समझाते क्या होता है। तो आपको कहीं पैसा भेजना है तो इसको बोलते हैं नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जी भैया, ऑप्शन बी एकदम से सही होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। स्पेलिंग देख लेना, फंड ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, फंड ट्रांसफर्स नहीं होगा, लेन देन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे आप पैसा भेजते हो, आप अपने दोस्त के पास पैसा भेज रहे हैं तो आप किस तरीके से भेजते हैं? आप कहेंगे भैया हम करते हैं यूपीआई। क्या करते हैं? यूपीआई करते हैं। बहुत सारे लोग तो यूपीआई को पेटीएम कह देते हैं। तो पेटीएम के वो आपके जिनका पेटीएम है वो हमारे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया जी हमने अपनी को इतना पॉपुलर कर दिया एप्लीकेशन को, अब लोग यूपीआई नहीं बोलते, वो बोलते हैं भैया पेटीएम करवा देना पैसे। मतलब पेटीएम से मतलब नहीं, पेटीएम तो उसमें सहायक है आपका, जैसे आपका भारत पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूपीआई बोलते हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई में ही साथी अगर हम बात करें, आपका एक होता है आपका जब आप मोबाइल से पैसा भेज रहे हैं, जब मोबाइल से पैसा भेज रहे हैं यानी किसी IMPS बोलते हैं उसको, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए सबको, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो इसको। इमीडिएट, इमीडिएट क्या बोलेंगे? इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होता है, तुरंत पैसा भेजना है बिना डिले के, अभी जाएगा तुरंत कुछ सेकंड्स में, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज होते हैं। एक होता है साथी आपका NEFT। लेकिन देखो, आप IMPS से क्या किसी को 1 करोड़ रुपए भेज सकते हैं? IMPS से आप किसी को 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ 1 रुपया से लेकर के आपका लिमिट्स होती है विशेष शर्तों में, कितना पैसा भेज सकते हैं? 5 लाख तक। जो पहले 1 लाख था, आरबीआई ने उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। NEFT की बात करते हैं, आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्वेश्चन पूछा जाता है NEFT की न्यूनतम सीमा कितनी है? NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, तो इसकी मिनिमम सीमा क्या है? कुछ भी नहीं है, 1 रुपये, और मैक्सिमम की क्या बोलेंगे? नो लिमिट है। तो ये मिनिमम वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ हम कर रहे हैं मैक्सिमम कितना पैसा भेजा जा सकता है। तो NEFT में कम से कम 1 रुपया और मैक्सिमम कितने का भी कर सकते हैं, ठीक है। एक आता है NEFT कब लागू हुआ था? 2005 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। NEFT कब आया था? 2005 में आया था। एक था RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट,
क्या बोलेंगे, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में क्या होता है साथी आपका, इसमें बोलेंगे भैया मिनिमम 2 लाख रुपए आपको कम से कम आरटीजीएस में, कम इससे कम नहीं भेज सकते, 1,99,000 रुपये भी नहीं भेज सकते, मैक्सिमम की नो लिमिट है। तो बोलो भैया हमारे में प्लीज कम से कम आरटीजीएस कर दो ना, कम से कम आरटीजीएस। आरटीजीएस कब से लागू हुआ, 2004 से लागू हुआ था। क्या बोलेंगे, कम से कम आरटीजीएस, कम से कम आईएमपीएस तो हो सकता है, कम से कम एनईएफटी तो हो सकता है, लेकिन कम से कम आरटीजीएस में मैं सेकंड्स में गरीब हो सकता हूँ। द नेम यू कैन बैंक अपॉन का नारा निम्नलिखित में से किस बैंक का है, बोलेंगे भाई फटाफट से। ऊपर दिखाएंगे क्या कह रहे हैं भाई। ऊपर 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 गया कुछ, क्या है, नीचे नीचे गया ना तो समझा। क्या बोलेंगे, ना नेम यू कैन बैंक अपॉन। मेरे दोस्त तुमने इतनी फनी बात कर दी, मैं तो इसको पढ़ भी नहीं सकता। कि ठीक है हाईडी, ठीक है ये पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या फिर कैनरा बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, क्या बोलेंगे, पंजाब नेशनल बैंक का ही नारा है। मुझे बताओ पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी साथी। पंजाब नेशनल बैंक की साथी स्थापना हुई थी 1894 में। कौन थे सहायक, लाला लाजपत राय जी थे। कौन थे, लाला लाजपत राय जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, ठीक है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, आम आदमी का बैंक, आम आदमी का बैंक, ये किसकी टैगलाइन है, आम आदमी का बैंक। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया है कि इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, इंपीरियल बैंक जो 1921 में बना था उसको नेशनलाइज करके हमने एसबीआई को बनाया। और एसबीआई किस वर्ष बना जरा बताएं। एसबीआई 1955 में बना था। कब बना था, 1955 में बना था। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें 1994 में स्थापित हुआ, 1994 में। साथ ही एक्सिस बैंक भी याद रख लेना, एक्सिस बैंक अगर कोई पूछे 1993 में बना, 1993 में, ठीक है। कैनरा बैंक की टैगलाइन की बात करते हैं, इनकी टैगलाइन है एक साथ हम कर सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं। तो जो चीज़ें अकेले संभव नहीं है वो यूनिटी से संभव है, एक साथ हम कर सकते हैं। ये किसकी है, कैनरा बैंक की टैगलाइन है, ठीक है। एक साथ ही बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, बैंकिंग से परे संबंध, ठीक है। बैंकिंग से बैंकिंग से परे संबंध, क्या बोलेंगे, बैंकिंग से परे संबंध, ठीक है। एक इंडियन बैंक बताओ साथी, इंडियन बैंक की साथी टैगलाइन क्या है, इंडियन बैंक की टैगलाइन है आपका अपना बैंक। क्या बोलेंगे, आपका अपना बैंक। ये किसकी है, ये इंडियन बैंक की है, ये बात याद रखें, ठीक है। आपका अपना बैंक किसकी है, इंडियन बैंक की टैगलाइन है, इंडियन बैंक की टैगलाइन है। नेक्स्ट, एफआरबीएम को वर्ष 2003 में, मैंने आपको 2 एक्ट बताए थे, एक तो फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बताइए फेरा एक्ट कब आया था। फिर मैंने बताया था उसका स्थान 1999 में फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने ले लिया था। तो फेरा एक्ट आप मुझे बताइए, ठीक है, बोलेंगे अभी फटाफट से। फेरा एक्ट सारे साथी बताएंगे कब आया था, और फिर फेमा एक्ट कब आया, तो मुझे बताएंगे। इसी की तरह पूछा जाता है एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है, एफआरबीएम। तो एफआरबीएम क्या होता है, फिजिकल रिलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, बजट मेंटेनेंस सॉरी, फाइनेंशियल रिलेशन एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट होता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मेंटेनेंस एक्ट होता है, या फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो वो क्या होती हैं साथी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या बोलेंगे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है, ह्यूमन राइट्स कमीशंस के बारे में कौन सा साथी सही होगा। अधिनियम 23 सितंबर 1993 को लागू हुआ, अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ, या 23 सितंबर 1995 को लागू हुआ, या 28 सितंबर 1995 को लागू हुआ। तो क्या बोलेंगे भैया, 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसमें साथी अगर आपसे पूछे कितने चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 8 अध्याय हैं, और इसमें 43 सेक्शंस है, 43 धारा हैं। क्या बोलेंगे, कुल कितने सेक्शंस हैं, 43 सेक्शंस हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, बोलेंगे जी, कहाँ पर स्थित है। भोपाल में, ग्वालियर में है, इंदौर में, या जबलपुर में। जबलपुर साथी नर्मदा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है यहाँ पर, ये तो नहीं है। इंदौर सबसे साफ शहर, क्या ये ग्वालियर में है, जी भैया ये ग्वालियर में है। और ग्वालियर में ही याद रख लेना लक्ष्मीबाई जी की समाधि, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है,
क्या बोलेंगे? समाधि कहाँ पर है? वो आपका फूलबाग में। और फूलबाग कहाँ पर है? फूलबाग, फूलबाग कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है। ठीक है। यहाँ पर साथी जैसे उत्तर प्रदेश का ये प्रमुख संस्थान है, यूपी के भी कुछ संस्थान इंपॉर्टेंट है। मुझे बताना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बी आर अम्बेडकर जो साथी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? तो आप बोलेंगे भैया लखनऊ में है। क्या बोलेंगे? लखनऊ में है। अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चंद्रशेखर आजाद जी के लिए साथी जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके नाम पर समर्पित है, वो कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया वो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध साथी आपका मोतीलाल नेहरू आईआईटी कहाँ पर है? मोतीलाल नेहरू जी के नाम से समर्पित आईआईटी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे वो इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में है आपका। मैं आपसे पूछूं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है साथी आपका? तो आप बोलेंगे वो वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए मैं आपसे पूछूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए साथी जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? वो अपने मेरठ में है। कहाँ पर है? वो मेरठ में है। कहाँ पर है साथी? मेरठ में है। बहुत बढ़िया, मुझसे भी पहले उत्तर आते हुए आगे आते हैं। नेक्स्ट है घूम मठ। मठ किस बात के लिए, किस धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं साथी? अगर मैं बात करूं मठ का संबंध किस धर्म से, तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म से है। तो प्रश्न है घूम मठ भारत के किस शहर में स्थित है? कलिम्पोंग में है, नामची में है, दार्जिलिंग में है या फिर गंगटोक में है? तो क्या बोलेंगे भैया वो दार्जिलिंग में है। और दार्जिलिंग किस राज्य में है? वो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे पुराना मठ है तवांग मठ। क्या बोलेंगे? सबसे पुराना मठ है तवांग मठ। ये कहाँ पर है? तो तवांग मठ बोलेंगे भैया अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ताबो मठ बताइए किस राज्य में है? ताबो साथी आपका हिमाचल प्रदेश में है। मैं आपसे पूछूं बैलकुप्पे मठ, मुझे बताइए बैलकुप्पे किस स्टेट में है? सॉरी, कि बैलकुप्पे किस स्टेट में है? तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक में है। क्या बोलेंगे? कर्नाटक में है आपका। की गोम्पा मठ कहाँ पर है? बहुत प्रसिद्ध है की गोम्पा मठ भी, जहाँ पर ताबो है अर्थात हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। और आपका लिंगडम मठ कहाँ पर है साथी? लिंगडम मठ कहाँ पर है? वो आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम। जो विकल्प डी लिखा हुआ है आपका गंगटोक। क्या बोलेंगे? गंगटोक में। क्या बोलेंगे? लिंगडम मठ कहाँ पर है? वो आपका साथी सिक्किम में है। ठीक है। स्तूप मैं आपको बता चुका था, बड़े चर्चित हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम बात कर चुके हैं। अच्छा, यूपी का एक बार दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, मैं आपको भी बताऊं, मुझे तो हम ऑफलाइन पढ़ाते थे तो पहली शिफ्ट में एक पूछा गया था धमेक स्तूप। उस टाइम तक तो यूपी के एग्जाम का एसएससी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन पूछा गया था। मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश में धमेक स्तूप कहाँ पर है? क्योंकि सारनाथ सब जानते हैं, बरहूत सब जानते हैं, सांची सब जानते हैं। धमेक स्तूप आप बताइए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सारनाथ 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 सारनाथ, हाँ, वेरी गुड। सारनाथ क्या साथी आपका कोई जिला है? तो जिले के एड्रेस से पूछा जाएगा। जिला बताइए। कई दोस्तों ने लिखा वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। बहुत खूब, बहुत शानदार। हाँ, वेरी गुड। आगे आएंगे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? नरेंद्र दत्त थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, आचार्य नरेंद्र देव थे या फिर रामकृष्ण परमहंस थे? तो कौन थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु? थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये आपका गांधी जी के, किसके? गांधी जी के गुरु थे। ठीक है। गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे के नाम से जानते हैं, एम जी रानाडे के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को बनाया? दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे दयानंद सरस्वती जी के गुरु थे भैया कौन? आपके स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। गुरु पूछे जाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट मार्क करना। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु बताइए कौन थे? रविंद्रनाथ के गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ के गुरु थे आपका कौन? बंकिम चंद्र। कौन बोलोगे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम जो कांग्रेस से जुड़े हुए आपका, क्या बोलेंगे? एओ ह्यूम के कौन थे? इनके भी एम जी रानाडे थे जो गोपाल कृष्ण गोखले के हैं, एम जी रानाडे। ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था जरा बताएं? सिकंदर के गुरु कौन थे आपका? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु,
अरस्तु के गुरु कौन थे? वो आपका साथी क्या बोलोगे? प्लूटो, जिन्होंने रिपब्लिक पुस्तक लिखी। और प्लूटो के गुरु कौन है? वो सुकरात हैं। कौन है? सुकरात हैं। प्लूटो की बुक का क्या नाम है? बोलो साथी। प्लूटो की बुक का नाम है रिपब्लिक। और अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। ऐसे ही साथी आपसे पूछे जाते हैं किसमें? जो हिंदी के धार्मिक गुरु हैं आपका, जैसे संत रैदास के गुरु कौन थे? रैदास के गुरु कौन थे? वो रामानंद थे। कौन थे? कबीर के भी गुरु थे, रामानंद थे आपका। मीराबाई के गुरु कौन थे साथी, बताएंगे? मीराबाई के गुरु, मीराबाई के गुरु जो कि कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं, मीराबाई के गुरु थे आपके संत रैदास। क्या बोलोगे? यूपी पुलिस का पेपर याद है ना, 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के गुरु कौन थे आपका? तुलसीदास जी के थे बाबा नरहरि। कौन थे? बाबा नरहरि दास थे। बाबा नरहरि दास थे। तो मीराबाई किसकी शिफ्ट में आया था? थम्स अप करके बताएं। क्या बोलेंगे जी? रैदास, उन्हीं को रविदास के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है जी, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया वो किस वर्ष में लागू हुआ था? 1992, 1962, किसके लिए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया, तो आप कहेंगे 1972 में भैया लागू हुआ था, 1972 में। मुझे बताओ साथी, जल संरक्षण अधिनियम कब आया? जल संरक्षण, वाटर प्रोटेक्शन के लिए जो साथी अधिनियम आया, जल संरक्षण अधिनियम, वो आया 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम, ये तो वन्य जीव था। मैं पूछूं आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, वन संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया वो कब आया? 1980 में आया। वायु प्रदूषण के लिए अगर मैं बात करूं, वायु प्रदूषण के लिए साथी कब आया था? तो वायु प्रदूषण के लिए आया था 1981 में। पर्यावरण के लिए साथी कब आया था? इसको छाता एक्ट हम बोलते हैं। प्रोटेक्शन किसके लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो साथी एक्ट आया था, पर्यावरण या छाता अधिनियम में अगर बात करूं, छाता एक्ट कब आया था भैया? 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम कब आया? महत्वपूर्ण मार्क कर लेना ये अधिनियम को, एक अधिनियम पूछा जाएगा परीक्षा में। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। सूचना का अधिकार अधिनियम मैंने आपको बताया था, जरा बताएं कमेंट सेक्शन में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने आपको बताया था। तो आरटीआई कब बताया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट आया था भैया 2005 में। कब? 2005 में। आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? ये आया था 2009 में। कब आया था? 2009 में। ऐसे ही साथी अधिनियम के साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स जो इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, मुझे बताओ टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? सारे दोस्त बोलेंगे। तो टाइगर प्रोजेक्ट आया 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को आया था। कछुआ के लिए साथी, टॉर्टाइल के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट आया वो आया 1975 में। मगरमच्छ का भी इसी वर्ष आया था, मगरमच्छ का भी। हाथी और टाइगर सबसे इम्पोर्टेंट है। हाथी के लिए कब आया था? एलिफेंट साथी जो प्रोजेक्ट आया था आपका, एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में। ये याद रखेंगे, दो याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट भी और हाथी प्रोजेक्ट भी। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है और साथी टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1 अप्रैल 1973 का है। ठीक है मेरे साथी। प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित हुए थे? पहले एशियाई खेल। ऐसे ही साथी दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक तो एशियाई खेलों से, एक बनते हैं आपका किससे? आपका राष्ट्रमंडल खेलों से। तो एशियाई खेल पहले आयोजित हुए 1951 में। 1951 में पहली बार हुए। ठीक है, इनमें 4 वर्षों का अंतर होता है, लेकिन 1954 में हो गए थे दूसरे। तो कई बार पूछा है एग्जाम्स में, एसएससी तो पूछती है पहले और दूसरे एशियाई खेलों के बीच कितने सालों का अंतर था। ये दरअसल में आपका 1951 में हो गए, दूसरे हुए थे आपका कहाँ पर? फिलीपींस में हुए थे, मनीला में हुए थे, मतलब फिलीपींस देश में हुए थे। अच्छा, भारत में नई दिल्ली में 1951 में भी हुए और 1982 में भी हुए। 2 बार एशियन गेम इंडिया में हो चुके हैं। क्या बोलेंगे? 2 बार हो चुके हैं। मुझे बताइए साथी, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे और कहाँ हुए थे? राष्ट्रमंडल खेलों की अगर हम बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो राष्ट्रमंडल खेल भैया पहली बार 1930 में आयोजित हुए थे। 1930 में आयोजित हुए थे और कहाँ पर आयोजित हुए थे? आपके हैमिल्टन में आयोजित हुए थे। हैमिल्टन अर्थात कनाडा में आयोजित हुए थे। ठीक है, 2030 में भी वही होंगे 100 साल होने पर। यार कॉमनवेल्थ गेम भारत में भी हुए हैं साथी। क्या साथी? इसको बोलते हैं हम राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ। मुझे बताओ क्या कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में भी हुए हैं? तो आप कहेंगे जी भैया भारत में हुए हैं, और भारत में हुए थे 2010 में नई दिल्ली में, सिर्फ 1 बार हुए हैं। अगर मैं बोलूँ एशियन गेम्स कितनी बार हुए हैं? एशियन गेम्स 2 बार, और कॉमनवेल्थ गेम भारत में कितनी बार हुए हैं भैया? 1 बार हुए हैं। कितनी बार हुए हैं? 1 बार हुए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए? चित्रकला है, प्रसिद्ध चित्रकला है मधुबनी, जिसको हम मिथिला के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा स्थान है? मिथिला। तो मिथिला स्थान कहाँ पर है साथी? ये आपका बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। तंजौर कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ की? तमिलनाडु की। अगर मैं बात करूँ कुछ कलाओं के, मुझे बता सकते हैं कि आप अल्पना कला कहाँ की है? अल्पना, मैं ऐसे याद कराता था बच्चों को कि अल्प माने थोड़े, थोड़े रह गए हैं अब बंगले, वेस्ट बंगाल, तो इसको हम बोलते थे बंगाल। बंगाल को बंगले, बंगले क्या रह गए? अल्प रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं। पिथौरा और अथिया, पिथौरा और अथिया और साथिया चित्रकला कहाँ की है? अथिया और साथिया, क्या बोलेंगे? साथिया। ये कहाँ की हैं? इसको हम याद कराते थे ऐसे कि भैया थोड़ा थोड़ा अतिथि आ गए साथियों के साथ में, थोड़े अतिथि आ गए साथियों के साथ में, और कह रहे हैं कि क्या हम रात गुजार लें? तो आप क्या कहोगे उनसे? हाँ आ जाओ, बिल्कुल, अतिथि को भगाया थोड़ी जाता है। चिकनकारी कला उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध जिले की है? तो चिकनकारी, ये वस्त्रों पर भी होती है डिजाइनिंग, क्या बोलेंगे? चिकनकारी वस्त्रों पर बहुत प्रसिद्ध है। चौथा साथी आपसे चौकपूर्णा पूछेगा। चौकपूर्णा कला कहाँ की है? ये अपने उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। ऐसे ही एमपी की कला का क्या नाम है? बाघ कला। एमपी को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, तो उसको वहां से याद कर सकते हैं। बाघ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो बाघ कला कहाँ की है? वो एमपी की है। ठीक है। काली घाट, क्या बोलेंगे? काली, सॉरी, काली घाट पेंटिंग कहाँ की है? काली घाट, काली घाट पेंटिंग अब क्या बोलेंगे? कोलकाता की है। तुम किसी से कॉल पे बात कर रहे थे, उसने तुम्हारा कॉल काट दिया, तो क्या बोलोगे? कॉल क्यों काटा? काली। तो ऐसे चिढ़ा देता आदमी, मतलब काली बोल देगा किसी को। पट्टचित्र, सारे के सारे चित्र उसके पट आते हैं। पट्टचित्र। और क्या बोलेंगे? सोरा कला, ये किसके किसके आते हैं पट्टचित्र? ओडिशा पटानी के, ओडिशा के। ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? कलमकारी कला कहाँ की है? कलमकारी। और मुगलू कला कहाँ की है? ऐसे बोलते थे, क्या बोलते थे? मुगलू। कलम को कार और मुंह को गला कौन कहेगा? कोई अंधा व्यक्ति ही कहेगा। तो ये आंध्र प्रदेश की है। आंध्र माने अंधा। ठीक है। कलम को कार और मुंह गुलू। चेरियल कला कहाँ की है साथी? वो तेलंगाना की है। चेरियल कहाँ की है? वो भैया जी तेलंगाना की है। कहाँ की है? तेलंगाना की है। ठीक है। एक वारली पेंटिंग्स आती हैं, वारली चित्रकला। वार में होगी हार, महाराष्ट्र। क्या बोलोगे? महाराष्ट्र, इसलिए लड़ो मत। वार में हार, महाराष्ट्र से याद रखते हैं। हार, क्या बोलेंगे? वॉर, हार, ये याद रखने हैं। ठीक है। ये क्या है? ये कुछ भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है? जीवन अमूल्य है, हम तुम्हारे साथ हैं, डरो मत हम हैं, यह सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। क्या बोलेंगे? योर रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगर साथी हम उत्तर प्रदेश के प्रतीक की बात करते हैं, इसका जो प्रतीक है उसमें कितनी मछली हैं बताएंगे भैया? 2 मछली हैं, 2 गेहूं की बाली हैं। क्या हैं? दो आपका साथी गेहूं की बाली हैं। और कौन सा? क्या बोलेंगे? साथ में आपका अशोक स्तंभ भी है। क्या है? अशोक स्तंभ भी मौजूद है। ठीक है। ध्वज का रंग बताएंगे आपका साथी। जो ध्वज का रंग है वो कैसे 2 रंगों से बना हुआ है? लाल और नीला। पूछ लेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में कौन सा रंग नहीं है? लाल और नीला हो गया। मुझे बताओ यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है सिग्नेचर बिल्डिंग में। कहाँ पर है? सिग्नेचर बिल्डिंग। और सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ पर है दोस्त आपका? सिग्नेचर बिल्डिंग है आपका गोमती नगर, गोमती नगर लखनऊ में। क्या बोलोगे? गोमती नगर लखनऊ में। ठीक है। वो वहाँ पर थाना भी है गोमती नगर में। क्या बोलेंगे आपका? पुलिस मंडल कितने हैं आपका बताएं उत्तर प्रदेश में? अगर पुलिस रेंज की बात करें या पुलिस मंडल की बात करें, तो पुलिस मंडल कितने हैं साथी? आप कहेंगे 8 हैं। कितने हैं? पुलिस मंडल 8 हैं। और मैं अगर बात करूं पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज कितनी है? पुलिस रेंज की संख्या है साथी आपका 18। क्या बोलेंगे? 18। और हर थाने में आप कौन होंगे? तैनात होंगे। हाँ, एक एक छात्र तैनात होगा प्रत्येक थाने में। आज भी हैं और भविष्य में आप सब लोग भी हो जाएंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट हैं? कमिश्नरेट मतलब आपका क्राइम रेट आदि को कम करने के लिए, उस राज्य या बोले उस स्पेशल एरिया की व्यवस्था को बनाने के लिए। जैसे जहाँ से क्लासेस चल रही हैं, ये गौतम बुद्ध नगर, यहाँ भी कमिश्नरेट है। ठीक है। तो कितनी कमिश्नरेट हैं, ये आपका होमवर्क है। इस पर रिसर्च करके आपसे इस पे उत्तर देने होंगे। ठीक है। यहीं तक हमारी कक्षा थी और इस सब का उत्तर आपको देना होगा। तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाकी बातें करेंगे आपकी
कल। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल।